हेलो डियर एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने आपसे प्री और प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द हम लोग जीएस एनसीईआरटी पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और जब हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे तो साथ ही साथ हम लोग करेंट अफेयर को भी फोकस करेंगे। तो दो क्लास हम लेकर आए हैं अभी स्टार्टिंग में, एक तो जीएस एनसीईआरटी और दूसरा करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में डेली न्यूज़ अपडेट हम लोग विजन आईएएस का नोट्स पर डे आता है, इसी नोट्स को हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। और जीएस एनसीईआरटी में हम कोई एनसीईआरटी पर बेस्ड बुक नहीं टच करेंगे, बल्कि सीधे एनसीईआरटी ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपने सही तरीके से जीएस एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक स्टडी कर लिया, जिसमें 10th तक आपने 6 से 10th तक आपने साइंस और 6 से 12 तक सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी, ये आपने स्टडी कर लिया तो एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बेहद आसान होगा। बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन ऑन पीटी लेवल आल्सो आस्किंग फ्रॉम हियर। तो हम लोग सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमने 11th में ये चैप्टर आपको है हमारा संविधान, और संविधान के अंतर्गत क्यों और कैसे, ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने यहाँ से उठाया है, ये समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में आप राष्ट्रपति पढ़िए, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, आप भारत के संवैधानिक बॉडी पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। उन सबसे पहले आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर संविधान क्यों और कैसे आया, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या भूमिका है, इन तमाम बातों को आप पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बिना समय गंवाए। देखिए यहाँ पर जो डिस्कशन किया गया, सबसे पहले तो हम आपको परिचय करा दें। तो यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। ठीक, इसमें संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं को हम बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे संविधान के विभिन्न इंस्टीट्यूशन का एक दूसरे के साथ क्या कोरिलेशन है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले कि आप चुनाव के बारे में पढ़ें, सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, यह समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को कंट्रोल करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। इस अध्याय में हम आपको इस बात पर चर्चा करेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान हमारे सोसाइटी को क्या देता है, संविधान समाज में शक्तियों का बंटवारा कैसे करता है, और भारत का संविधान आखिरकार कैसे बनाया गया। ये बातें जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर भी वीडियो स्लो होगा या हम कंटेंट की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, तो आप चाहेंगे तो थोड़ा सा बीच में वीडियो को आप भगा लीजिएगा, जिससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। राइट। तो देखिए यहाँ पर एक बात डिस्कस किया गया है कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। राइट, आखिर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट क्यों हुई कि हमें संविधान बनाना पड़ेगा। राइट, तो देखिए है क्या ना कि सबसे बड़ी चीज़ है कि एक शब्द है लिमिटेशन। हमारे देश में नागरिक हो या स्टेट, सबके लिमिटेशन होने तय। जैसे वैसे आप एक चीज़ देखेंगे कि पूरा यदि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस में दो बातें ही डिस्कस की गई हैं। एक तो स्टेट के पास कितना पावर होना चाहिए, राइट, और दूसरा यदि हम सिटीजन की बात करें तो सिटीजन के पास कितना फ्रीडम होना चाहिए। राइट, कितना फ्रीडम होना चाहिए, ये दो बातें पूरे पॉलिटिकल साइंस में डिसाइड है। और इन्हीं दोनों बातों के इर्द गिर्द सारे के सारे पॉलिटिकल थ्योरी घूमने का काम करते हैं। राइट, तो डियर एस्पिरेंट, संविधान क्या है, इसके फंक्शन क्या है, समाज में इसके क्या रोल्स हैं, हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या महत्व है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढना उतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। हम बहुत बारीकी से इसको समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए सड़क है, अब आपके पास बड़ी गाड़ी है, आप बड़ी गाड़ी से चलिए, किसी के पास छोटी गाड़ी है, भैया वो साइकिल से चल रहा है। राइट,
अब ये कह रहा है कि भैया हम जिधर मन उधर चलेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ संविधान की जरूरत होगी कि नहीं होगी? तो संविधान ने सरकार को ये अधिकार दिया है कि वो ट्रैफिक रूल्स बनाए, जिसके लिए सभी लोग अपने अधिकार का प्रयोग करें और कोई किसी के अधिकार में हस्तक्षेप न करे। इसीलिए तो संविधान की आवश्यकता है। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। इसको थोड़ा समझेंगे। कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि आप एक बहुत बड़े समूह के सदस्य हैं, और यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ अपनी विशेषताएं होंगी। उस समूह के सदस्य एक दूसरे से भिन्न होंगे, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठा होगी। उसमें कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुसलमान होंगे, कुछ ईसाई होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। और इस आधार पर वे एक दूसरे से भिन्न हैं। वो एक अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी योग्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, उनकी सोच अलग अलग हो सकती है, उनकी धारणा अलग अलग हो सकती है। तो इन तमाम बातों के बीच कैसे सामंजस्य बिठेगा, ये एक चर्चा का विषय है। राइट। अलग व्यवसाय, अच्छा, ये आप तो एक समूह की बात कर रहे हैं। आप एक फैमिली को ही लीजिए ना। आपकी फैमिली में देयर आर 4 or 5 मेंबर्स इन योर फैमिली, और सबका फिजिकल और मेंटल एबिलिटी अलग अलग है। लेकिन जब परिवार की बात आती है तो हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। कंट्री को ले लीजिए, कंट्री में विभिन्न रिलीजन के लोग हैं। ऑफिस को ले लीजिए, दफ्तर में कोई एचआर है, कोई कुछ है, कोई टेक्निकल है, कोई नॉर्मल स्टाफ है। अलग अलग व्यवसाय है, अलग अलग प्रोफेशन है, कोई धनी है, कोई अमीर है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो ये प्रकृति लोगों को अलग अलग बनाई है ना। कुछ सिमिलरिटीज भी होती है, क्योंकि ह्यूमन है, तो चाहे वो राजा हो या रंक, उसके अंदर कुछ तो सिमिलरिटीज होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें उसके लिए भिन्न भी होंगी। राइट। तो इन सभी समूहों के जो जीवन पद्धतियां हैं, है ना, समूहों के सदस्यों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है। जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की हम इजाजत देंगे, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, माता पिता को क्या डिसीजन लेना है, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितना पार्क बनवाना है, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करते हुए देखना चाहिए। भिन्न भिन्न लोगों में से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर हो सकता है। तो अपनी विभिन्नता के बावजूद हम सभी इस समूह के एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं और शांतिपूर्वक अपना जीवन जीते हैं, है ना। तो आप देखेंगे तो आपके गांव का भी सेम सिचुएशन है, आपकी कॉलोनी मोहल्ले का भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि विभिन्नता के साथ ही हम, तो विभिन्नता में एकता, विविधता में एकता भारत की संस्कृति है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि विविधता में एकता भारत की क्या है, संस्कृति है। तो इन समूहों के लोग साथ रहते हैं यदि वे बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाए। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए, कल्पना करें कि ऐसी बुनियादी नियमों की आवश्यकता क्यों है। यदि ऐसा नहीं होगा तो सोसाइटी में अराजकता हो जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम लोग मेल और फीमेल के आधार पर ही देखें, तो चूंकि लंबे समय से हम देखें कि फीमेल, चूंकि मेल डोमिनेट जो सोसाइटी है ना, जिसमें लैंगिक भेदभाव देखा जाता है, वहाँ शुरू से ही महिलाओं को कमजोर करके देखा गया है, आंका गया है, और बहुत सारी इनके ऊपर ऐसी पाबंदियां लगाई जाती हैं जिससे इनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इन दिस सिचुएशन हमें क्या करना है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में हमें डिसीजन लेना है कि हमें महिलाओं को कैसे प्रोटेक्शन देना है, क्या प्रोटेक्शन देना है, हम कैसी जो है एक्टिविटी अपनाएं जिससे हम महिलाओं के इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें। तो उसके लिए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, कोई संस्था तो होगी जो लोगों की इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट करेगी। तो हमने एक बात ओवरऑल यहाँ पर जो डिस्कशन किया वो ये कहा कि हमारी सोसाइटी में डिफ्रेंसिएशन है ना, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारे भेदभाव हैं, बहुत सारी अलग अलग योग्यताएं हैं, क्षमता है, एफिशिएंसी है। लेकिन उन सब का यूज करके हमें सोसाइटी में यूनिटी, इंटीग्रिटी और फ्रेटर्निटी कैसे बनाना है ताकि हमारा सोसाइटी पीसफुल तरीके से आगे बढ़ सके, उसी लिए तो संविधान की आवश्यकता है।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या डिस्कस कर रहा है कि यहाँ पर मोटे अक्षरों में ये चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि संविधान का पहला काम यह है कि वो बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। राइट। तो संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम तो यही है, राइट, कि वो ऐसे जो बेसिक बेसिक लॉ बनाए जिससे सोसाइटी के लोगों के बीच एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन को मेंटेन किया जा सके। राइट डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने ये बातें डिस्कस की हैं। अब आइए हम खुद यहाँ पर कुछ चीज़ चर्चा करते हैं जो आपको वर्क के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि जो भी विचार दिया गया है उसको अपनी कक्षा में आप प्रयोग करेंगे, वाद विवाद करके निर्णय पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव कैसा हो, कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा की ओर कैसे निर्णय ले सकता है, क्या ऐसे भी निर्णय है जो कक्षा की प्रतिनिधि पूरी कक्षा के परामर्श किए बिना ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो ये तमाम ऐसी है बातें जो कक्षा में ये वर्क स्टूडेंट्स के लिए दिए गए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। एक बात यहाँ पर किया गया है कि अब देखिए यहाँ से चीज़ें आपके अकॉर्डिंग शुरू होंगी। ठीक है, इस कार्टून को देखो। कार्टून में यूरोप के संविधान, यूरोप को दिखाया, यूरोप का संविधान। अब कार्टून को समझिए कि आप क्या ये कहना चाह रहा है। अब डियर फ्रेंड, अधिकार देने के लिए देखिए, एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखिए, तो अधिकार देने के लिए कानून होना चाहिए। चलो ठीक है, कानून तो होना चाहिए, लेकिन यह काम संविधान करता है और संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान का दूसरा काम है स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, है ना। तो सरकार का देखो, संविधान का जो यहाँ तक जो हमने बात किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दो पावर के बारे में या दो वर्ग के बारे में बात किया है। पहला तो वो ऐसे बेसिक लॉ बनाए जिससे लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो सके, लोगों की ड्यूटी और फंक्शन डिसाइड हो सकें। दूसरी बात, गवर्नमेंट का निर्माण करना कि एक सरकार होनी चाहिए जिसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, और इस सरकार का चुनाव कैसे कैसे होगा ये भी बात हमारा संविधान ही करता है। सरकार की क्या क्या शक्तियां होंगी, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो जैसे गवर्नमेंट के देखिए तीन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर है उसका काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस लॉ को लागू करना, एग्जीक्यूट करना। जुडिशरी का काम होता है कि दो लोगों के बीच यदि कोई सेपरेशन है, कोई वाद विवाद है, कोई डिस्प्यूट्स है, तो उसको सॉल्यूशन करना इनका बेसिक फंक्शन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और कंटेंट को और विस्तार से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये कार्टून आपको प्रेजेंट किया गया है, राइट, यूरोपीय संघ के देशों ने एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की, जैसे यूरोप का संविधान। अब ये अलग अलग कंट्री के लोग हैं, जैसे मान लो ए उदाहरण के रूप में BCDE, ये अलग अलग कंट्री के लोग हैं। इन्होंने तय किया कि हम लोग सब लोग मिलकर यूरोपीय देश का संविधान बनाएं, लेकिन उनकी कोशिश असफल हो गई। कार्टूनिस्ट ने संविधान निर्माण के उनके प्रयास को मारपीट और झगड़े से भरी कोशिश के रूप में देखा। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया ऐसी ही होती है? ऐसा नहीं है। संविधान कोऑर्डिनेशन से बनता है। जैसे भारत के संविधान सभा में सभी जाति धर्म के लोगों का पर्याप्त कंट्रीब्यूशन था और सब ने मिलकर सबके हित के बारे में पर्याप्त डिस्कशन किया और तब जाके भारत का संविधान बना। तो सरकार की शक्तियों पर लिमिटेशन भी निर्धारित करने का काम कौन करता है? सरकार करता है, संविधान करता है। यदि संविधान ने कंट्रोल नहीं किया तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। मान लीजिए आपने ये तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु उस सत्ता ने कानून बनाए, तब आपको लगा कि वह कानून पूर्णतः अनुचित है। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र आप नहीं पहन सकते, आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं हैं, या किसी विशेष धर्म समूह के लोगों को सदैव
दूसरों की सेवा करनी पड़ती है। तो इस तरह की यदि हम बातें करें तो फिर तो जस्टिस नहीं हो पाएगा, राइट। उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार नहीं देता है। सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेगा। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। तो ये हमें समझना है कि हमें सरकार कैसी चाहिए, उसकी लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, किस लिए काम करनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो पूरी पूरी पॉलिटिकल साइंस में दो ही बातें हैं कि स्टेट के पास, यहाँ सरकार के लिए हम स्टेट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। स्टेट के लिए यहाँ पर देखिए, स्टेट के पास कितना पावर होना चाहिए। क्या ये शक्ति होगी कि वो आपको पानी, कुएं से पानी भरने से रोक लगा दे, खास वस्त्र पहनने से रोक लगा दे, आपको धर्म के पालन करने से रोक लगा दे, आपको किसी के साथ दास्तापूर्ण जीवन जीने के लिए बाध्य करे। तो ऐसा आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो अनुचित है। तो ये पावर कितनी होनी चाहिए। दूसरी, नागरिक की हम बात करेंगे, जो लोग उस देश में रह रहे हैं उनको कितनी फ्रीडम प्राप्त होनी चाहिए, कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो जैसे भारत के संविधान में आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं। ये फंडामेंटल राइट्स एक तरह से देखा जाए तो स्टेट उसमें तब तक बदलाव नहीं कर सकती जब तक बहुत जरूरी कोई बात ना आ जाए, या एक तरह से देखेंगे कोई ऐसा बदलाव नहीं कर सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त करने वाली हो, मूलभूत ढांचे को प्रभावित करती हो। अब देखिए आगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ बहुत अच्छी बात यहाँ पर एक डिस्कशन किया गया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान का अब थर्ड काम क्या होगा। तो दो काम तो हमने देख लिया, एक तो काम कानून बनाना, दूसरा सरकार बनाना। अब क्या है, एक तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है लॉ बनाओ, तीसरी बात गवर्नमेंट बनाओ। अब थर्ड बात क्या होगा, तो तीसरा काम है सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमाएं लगाए, राइट। सीमाएं इस प्रकार मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो जैसे भारत के कानून में मौलिक अधिकार दिया गया है और सामान्य परिस्थिति में मौलिक अधिकारों को सरकार नहीं छीन सकती। इमरजेंसी में मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को डिस्टर्ब किए बिना, एक्सक्लूडिंग आर्टिकल 20 एंड 21। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को उसमें देखना है कि प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो संविधान सरकार की शक्तियों को क्या करती है, सीमित करने का भी काम करती है, राइट। सरकार की कोशिश को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकार को स्पष्ट कर दिया जाए, कोई भी सरकार कभी भी इसका उल्लंघन न कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती है, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण गिरफ्तारी करने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, यह सरकार की शक्ति के ऊपर एक मूलभूत सीमा है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको ऐसे समझाएं, जैसे फंडामेंटल राइट्स को आप ले लीजिए, भारत के संविधान में पार्ट थर्ड में दिया गया है। तो ये जो मौलिक अधिकार है वो एक तरह से देखेंगे कि फ्रीडम अगेंस्ट स्टेट, यानी मौलिक अधिकार आपको राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता प्रदान करती है। क्या करती है, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता प्रदान करती है, राइट। अब यहाँ पर एक बातें और देखनी है, जैसे मान लीजिए हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें कहा गया कि सरकार चाहे तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके मौलिक अधिकार में अमेंडमेंट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया और उसने कहा लास्ट में, केशवानंद भारती केस में ये मामला आया कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो यदि कहीं मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसकी गार्जियन कौन है, प्रोटेक्टर कौन है, द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से संविधान में तमाम व्यवस्था दिया गया है ना।
तो यहाँ पर कह रहा है कि भैया इसका मतलब यह है कि पहले आप राक्षस बनाए फिर उसको कंट्रोल करें। देखिए क्या है कि ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। हमारे देश की समाज की सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हमें एक सिस्टम डेवलप करना ही पड़ता है। कई बार वो सिस्टम गलत आदमी के हाथ में चला जाता है तो वो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है, राइट। तो हमारे संविधान में ऐसी तमाम युक्त युक्त जो है व्यवस्थाएं की गई हैं जो शासन को निरंकुश होने से रोकता है, राइट। फिर भी नागरिकों को तमाम अधिकार दिए गए हैं, नागरिक उसका उपयोग करके अंत में निर्णय लेते हैं। तो किसी के पास भी पूर्ण अधिकार नहीं है, किसी के पास भी पूर्ण जो है निरंकुश होने का भी अधिकार नहीं है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर हमने डिस्कस की। तो इसको छोड़िए, ये बातें पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, देखिए इसको भी समझना होगा कि अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान ने, जिसमें भारतीय संविधान का एक सुंदर उदाहरण आप देख सकते हैं, एक ऐसा सक्षम ढांचा प्रदान किया है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। जैसे भारत के संविधान में आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देख सकते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वेलफेयर स्टेट को इंडिकेट करती है। और केंद्र सरकार ने आप देखें कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लेकर आई, जैसे मुद्रा योजना लेकर आई। केंद्र सरकार ने इकोनॉमिक इस्टेब्लिशमेंट के लिए नागरिकों के, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये बताती हैं कि स्टेट क्या होगा, एक कल्याणकारी राज्य बनेगा, राइट। उसकी भी व्यवस्था भारत का संविधान ही करता है। इसके अलावा देखेंगे, अब देखिए इसमें कार्टून में चीजें कुछ दिखाई गई हैं, पहले कार्टून को समझ लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान के निर्माता जो थे, निर्माताओं को लोगों के अलग अलग महत्वाकांक्षाओं या आकांक्षाओं से जूझना पड़ा। यहाँ नेहरू को अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं में संतुलन करते हुए दिखाया गया है। क्या आप पहचान सकते हैं कि विभिन्न समूह क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है संतुलन के अंतिम परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए स्वाभाविक है कि संविधान सभा में जो सदस्य थे विविध जाति, धर्म और क्षेत्र के थे। और भारत की भौगोलिक विषमता भी देखने को मिलती है, सामाजिक विषमता भी देखने को मिलती है। और इन सबके बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज को हम लेकर एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, राइट। तो स्टेट को इस्टेब्लिशमेंट के लिए लैंग्वेज को बेसिस बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इसको लेकर एक डिबेट शुरू हुआ, राइट। हम 2 मिनट में आते हैं। राइट। तो यहाँ पर एक डिबेट शुरू हुआ। तो हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में श्री रामालू के नेतृत्व में मूवमेंट शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, आंध्र प्रदेश स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पर इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो कई कमेटियां बैठाई गई जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी एक कमेटी में थे। तो बाद में फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, है ना, चीज़ों को 7वां संविधान संशोधन किया गया और स्टेट का री इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। लेकिन ये चुनौती थी कि क्या भाषा के आधार पर राज्य का गठन होगा तो सभी मानने लगेंगे। तो फजल अली आयोग ने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर गठन तो कर सकते हो लेकिन वन स्टेट वन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब ये तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी होगा जब कोई सरकार होगी, राइट। तो ये बातें हमें समझना। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। ये हमने एक चुनौती की बात की।
ऐसे ही आरक्षण का एक मुद्दा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कहते थे कि नहीं रिजर्वेशन होना चाहिए, दूसरे लोग कहते थे कि एक को रिजर्वेशन देंगे, दूसरा मांगेगा, कल तो कत्लेआम होगा रिजर्वेशन के लिए। सरदार पटेल साहब भी रिजर्वेशन के खिलाफ थे, लेकिन एटलीस्ट अंबेडकर साहब सबको समझा ले गए, अपनी बात मनवा ले गए। और ये दूसरा घटना था। ऐसे कई ऐसे मुद्दे आए जब जो है नेशनल लैंग्वेज को लेकर डिबेट हुआ, स्टेट के पावर कितने होंगे इस बात को लेकर डिबेट हुआ। तो बहुत सारे मुद्दे थे, चुनौतियां थी, उन सब के बीच कोऑर्डिनेट करने के लिए भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और इसी बात को यहाँ पर इस कार्टून के माध्यम से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। अब बात आती है डियर स्टूडेंट कि संविधान के 3 काम तो हो गए, चौथा काम क्या है? तो संविधान का चौथा काम है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके और उसके लिए उचित कंडीशन का निर्माण कर सके। राइट, देखिए यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को यहाँ पर दिखाया गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट, उस चीज की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि हम स्टेट का जो स्वरूप है, यानी चौथा जो काम है वो यही कह रहा है कि स्टेट का स्वरूप जो है वेलफेयर यानी कल्याणकारी होना चाहिए। यानी सरकार ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करे जिससे जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके, लोगों के लिए बेहतर सिचुएशन को निर्माण किया जा सके। ठीक, तो संविधान को सार्थक बनाने का प्रावधान संविधान की सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, बल्कि वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देती है जिससे वह समाज की भलाई कर सके। राइट, ये भी हमें चीजों को क्या करना है, इसको भी समझना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें की गई हैं कि दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर जो बातें की गई हैं कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्ति और समूहों को बचाने के प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। और यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और सुविधाएं उपलब्ध कराए। इंडोनेशिया में भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को बनाए, उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान भी ये सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। तो भारत के संविधान में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यही कहता है कि सरकार एक वेलफेयर कल्याणकारी राज्य का क्या करेगी, निर्माण करेगी। और इसके लिए संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डिस्कस किया गया है। यह न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो ऐसी नीतियों का पालन करके देश और समाज का निर्माण कर सकती है, देश और समाज को बेहतर बना सकती है। यहाँ पर एक चर्चा किया गया है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यही है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए इस संदर्भ में कुछ बुनियादी नियमों पर हमें सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा, कौन लोग हमारे ऊपर शासन करेंगे। संविधान बनने से पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें ऐसा विशाल आजा बेटा संवैधानिक नियम हमें ऐसा विशाल आजा 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 बेटा आजा आजा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है।
तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधान द्वारा स्वीकार किए गए हैं। यहाँ पर हम क्लास को ओवर करते हैं और पार्ट 2 आगे की सीन्स क्या होंगे वो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। राइट, अभी हमारी बिटिया आ गई है, हम पहले इनका वेलकम करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। तुम भी पढ़ोगी?